दोस्तों, आज हम आपको मिला रहे हैं इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी यानी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पूर्व विभागाध्यक्ष पॉलिटिकल साइंस उत्कर्ष उपाध्याय सर से। तो सर चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन अपने बारे में थोड़ा बताइए, उसके बाद हम क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत आभार। मैं डॉक्टर उत्कर्ष उपाध्याय। मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा का आरंभ वाराणसी से किया। वहाँ के एक प्रतिष्ठित कॉलेज उदय प्रताप कॉलेज से निकलने के बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहाँ के एक प्रतिष्ठित छात्रावास, हिंदू छात्रावास में का अंतावासी था। वहीं से उच्चतर शिक्षा और पॉलिटिकल साइंस में ही DPhil हमने किया। उसके बाद मेरा चयन प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, जिसको सामान्यतः लोग इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं, मेरा चयन यहाँ पर हुआ। और हम लोग विश्वविद्यालय की प्रगति, उसके उन्नयन, अकादमिक चर्चाओं के साथ विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए अपने योगदान दे रहे हैं और वो सतत जारी भी है। सर, अगला क्वेश्चन ये है कि आप एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, फिर आप प्रोफेसर बने, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी आपका नाता रहा। तो सबसे पहले ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान समाज में या समाज में कितना जरूरी है और शिक्षा में इसका कितना योगदान है, या पॉलिटिकल साइंस क्या है, पहले दर्शकों को ये बताइए। देखिए, आपकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है, इससे बिल्कुल अंदाज़ा लगाया सकता है कि इसमें काफ़ी विद्यार्थी भी होंगे और इससे ये भी अंदाज़ा लगाया सकता है कि पॉलिटिकल साइंस के भी विद्यार्थी होंगे। तो मैं, चूँकि श्रोता सब प्रकार के हो सकते हैं, तो मैं एक सामान्य भाषा में कहूँ, राजनीति विज्ञान हम सभी व्यक्ति के लिए राजनीति का समाज का राजनीति के जैसे संगठन, सरकार, उससे संबंधित सभी एजेंसीज का एक समग्र अध्ययन है, जिसको हम सभी लोग लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल स्तर पे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है सर, राजनीति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका एजुकेशन में क्या रोल है, यानी शिक्षा में इसका क्या रोल है। और आजकल का जो ट्रेंड चलता आ रहा है कि लोग साइंस के सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या साइंस के विषय ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक रुझान जो है वो साइंस की तरफ लोगों का या बच्चों का है। तो आप आर्ट के बच्चों को, जो आर्ट में रुचि रखते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट के विषयों में रुचि रखते हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है, उसमें क्या स्कोप है या क्या फ्यूचर है, आप उसको बताइए। ये राजनीति विज्ञान, मैं उसका विद्यार्थी भी हूँ और शिक्षक भी हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति विज्ञान का जो स्कोप है, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी समझते होंगे, इसका स्कोप फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, पालने से कब्र तक है। अच्छा, पालने से कब्र तक। अच्छा, इसका मतलब ये है कि राजनीति और राजनीतिक समझ हर जगह है और हर व्यक्ति से अपेक्षित भी है। इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, आपका प्रश्न था। मैं ये कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति राजनीतिक होता है। अगर हर व्यक्ति राजनीतिक है तो उसका सीधा संबंध समाज से है, और समाज पे राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक मस्तिष्क का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और इसीलिए हम सभी लोग एक टॉपिक पढ़ाते हैं, राजनीतिक सामाजिकरण। अच्छा, इसका सीधा संबंध है कि समाज का राजनीति पर प्रभाव और राजनीति का समाज पर प्रभाव। फिर आपका प्रश्न ये था कि आजकल चलन है, बच्चे साइंस ज़्यादा पढ़ते हैं, स्पेशली बीटेक, और आप कह सकते हैं कि मेडिकल लाइन में ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, और हर पढ़ने वाले बच्चे का सपना ज़्यादातर यही होता है, या फिर IAS PCS ही बनना नहीं। होता है। अब डेफिनेटली अगर बीटेक करना है, डॉक्टर बनना है, तो साइंस तो ऑप्ट करेगा ही स्टूडेंट। लेकिन आपने ये भी कहा सिविल सर्विसेज जैसे IAS PCS, तो निश्चित रूप से इसमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, सोशल साइंस के सब्जेक्ट ज़्यादा हिट रहे हैं। और इस पे हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी विद्यार्थी अपने चयन की प्रक्रिया में जो भी माध्यम चुनता है, भई वो तो इसका निजी चयन है, लेकिन यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय गवाह है कि एक समय था कि पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी से सबसे ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स सिलेक्ट हुआ करते थे। बिल्कुल सर। और वर्तमान में मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है
जो सबसे जल्दी भरा जाने वाला विषय है यूनिवर्सिटीज़ में। इसके कारण भी है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की कई अनुषांगिक शाखाएं हैं, कई अनुषांगिक संबंध विषय हैं, जैसे लोक प्रशासन हम पढ़ाते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, स्पेशली आईआर पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं। ये खासा लोकप्रिय है और विद्यार्थियों की पसंद बनता है। और यूपीएससी में आप देखें तो ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी ऑप्ट करते हैं। इसके दो कारण हैं, क्योंकि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं तो उनका जीएस का पोर्शन भी कवर होता है और आईआर के माध्यम से हम जीएस के भी पेपरों को पेपर 2 पेपर 3 कवर कर सकते हैं और करते हैं। सर आपने एक टर्म यूज किया आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके बारे में थोड़ा बताइए, भारत की क्या स्थिति है पूरे विश्व में? देखिए, मैं कोई भी कमेंट राजनीतिक नहीं करना चाहता। बिल्कुल। मैं एक शिक्षाविद शिक्षाविद होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस एक डिप्लोमेसी है और हर राष्ट्राध्यक्ष, जैसे अभी हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही एनालिसिस करें या उनका विषय हम सोचते हैं या मोदी 3.0 के विषय में चर्चा करें, तो व्यक्तिगत मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि हमारी विदेश नीति निश्चित बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही उन्नत प्रोग्रेसिव है और ये दिख भी रहा है। आज हम आसपास देखें या पूरे ग्लोब में देखें, भारत की साख हो या अभी हम चर्चा करते हैं भारत अमेरिकी संबंधों में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा हुआ है कि मोदी जी की विदेश नीति और ट्रंप के आगमन पे क्या संबंध पड़ रहा है। वैसे बहुत से प्रश्न मुझसे इससे पहले भी किए। भारतीयों को उन्होंने सम्मान दिया था और कुछ ऐसे पद भी हैं जिन्होंने भारतीयों को उन्होंने सौंपा हुआ है और ये तो आने वाले समय बताएगा उनकी नीति भारत के प्रति क्या होती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर ये विदेश नीति और कूटनीति का ही प्रभाव है कि भारत एक वर्चस्वशाली और विश्व गुरु बनकर उभर रहा है। सर एक क्वेश्चन और कि पॉलिटिशियंस के पीछे लोग भागते हैं लेकिन पॉलिटिक्स से लोग बचते हैं और बहुत सारे पढ़े लिखों का राजनीति में आना, यह हमेशा यह प्रश्न उठता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, एजुकेटेड लोगों को पॉलिटिक्स करना उसमें लाना चाहिए, पॉलिटिकल क्षेत्र में लाना चाहिए, पॉलिटिक्स में लाना चाहिए। लेकिन लोग जो शिक्षित हो जाते हैं वो पॉलिटिक्स से बचते हैं, वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जाना चाहते? ज़्यादातर वो शांति का जीवन जीना चाहते हैं, ऐसा क्यों? आपके दृष्टिकोण से इसका भारत में ज़्यादातर वही लोग पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल क्षेत्रों में जा रहे हैं जो मतलब राजनीतिक समझ जिनकी कह सकते हैं अच्छी हो सकती है या है, लेकिन फिलहाल ज़्यादातर जो ज़्यादा हाई क्वालिफाइड लोग हैं वो इससे बचते हैं या उतने पॉपुलर नहीं हो पाते हैं, ऐसा कई लोगों का मानना है। आपने कई प्रश्न एक साथ पूछे। हाँ। मैं क्रमवार उसका उत्तर देता हूँ। हाँ। सबसे पहले आपने कहा था कि सामान्यतः लोग राजनीतिक व्यक्तियों से पीछे रहते हैं और राजनीति से पीछे रहते हैं, राजनीति करने से पीछे रहते हैं। हाँ, राजनीतिक लोगों के पीछे पड़ते हैं यानी पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे भागते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स खुद नहीं करना चाहते, उससे बचते हैं। जी, मैं इसका एक बात बताना चाहता हूँ। हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार। अच्छा। मैंने ऐसे कारक जिसमें हम लोग प्रभावित होकर अपना मतदान करते हैं, जैसे जाति, धर्म, रंग, भाषा, वेश, नेतृत्व, लीडरशिप, चेहरा, ये प्रमुख कारक होते हैं जिसे हम प्रभावित होकर अपना वोट कास्ट करते हैं। अगर ये कारक हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है ये कारक किस पर प्रभाव डालते हैं, माने हमारे मतदाताओं पे। मतदाता हम आप तो ही हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर इसमें छिपा है कितने % मध्यम से उच्च वर्ग के बीच के लोग वोटर हैं या कितने लोग अपना वोट डालने जाते हैं। निश्चित रूप से आपको इसका उत्तर पता होगा, उनकी प्रतिशत कम है, उनकी संख्या कम है, क्योंकि उनको धूप लगती है, उनको छाया लगती है, उनको बरसात का डर लगता है, लाइन से बचना चाहते हैं, जबकि ये गलत प्रवृत्ति है। तो अब आपने प्रश्न पूछा है राजनीतिक व्यक्ति के पीछे रहते हैं। मेरा ये मानना है कि सब आदमी एक हो सकता है कि अपना कुछ कार्य हो, कुछ स्वार्थ हो या अपने कार्य सिद्धि की कोई योजना होते हैं या फिर उनके पीछे रह के अपनी कार्य योजना सिद्ध करना चाहते हो। एक बात। दूसरा, ये चलन अब बदल रहा है। बहुत से पढ़े लिखे लोग हमारे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर आप देखें, क्षेत्रीय स्तर की राजनीति पर देखें, अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। आप अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखें। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे अपने समाज में
हम सभी लोग जिस क्षेत्र में हैं, जैसे मैं आप बात करूं, हम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भी हम बैठे हुए लोग अगर ये सोचें कि हम जिस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें से हमने कितनी राजनीतिक समझ या राजनेता बनने की व्यक्ति को उन्मुख किया है। ये दायित्व ये दायित्व ये दायित्व हमारा आपका भी है कि राजनीति के पेशे को लोगों ने किसी अन्य तरीके से लिया है, जबकि राजनीति बहुत ही शुद्ध और पवित्र चीज होती है यदि राष्ट्रहित केंद्र में है। बिल्कुल सर। सर आपके विचार सुन करके तो हमें बड़ी प्रेरणा मिली। एक एक प्रश्न मैं और आपसे पूछूंगा कि आपका आदर्श मतलब राजनेता कौन है? मतलब अभी तक में पूरे वर्ल्ड में या कोई ऐसा राजनीतिक विचारक, राजनीतिज्ञ जो आपको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आपके पढ़ाई के दौरान या जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हों, उसका नाम बताइए। और भारत में प्रेजेंट में कोई ऐसा राजनीतिज्ञ जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हो, उसको बताइए सर। देखिए, आपने कहा कि राजनीतिक विचारक, तो देखें हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी पढ़ते हैं और इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी पढ़ते हैं। तो मेरा झुकाव और मुझे लगता है कि जो समझने या कूटनीतिक समझ की बात हम करते हैं उस रूप में मैं देखूं, यथार्थ राजनीति के रूप में देखूं या यथार्थवाद की बात करता हूं, तो मुझे कौटिल्य की राजनीति, कौटिल्य के सिद्धांत प्रभावित करते हैं या कहीं राजनीतिक आवश्यकता हो सकती है। क्या वो आज भी प्रासंगिक है? मैं इसका उत्तर बाद में दूंगा। हाँ। फिर दूसरा जो मुझे प्रभावित करते हैं वो विवेकानंद जी हैं। आपने फिर पूछा क्या कौटिल्य आज भी प्रासंगिक है? बिल्कुल प्रासंगिक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनके दिए गए सिद्धांत, उनके मूल्य और राजा के कर्तव्य और राजनीति की शुद्धता और राजनीति के साथ साथ राजा और राज्य के दायित्वों के संबंध इनकी जो भी विमर्श रहे हैं, जो भी सिद्धांत रहे हैं, उनके जो भी सिद्धांत रहे हैं, जैसे सप्तांग सिद्धांत वगैरह, ये ऐसे सिद्धांत हैं जो आज भी हम लोगों को मार्ग प्रशस्त करते हैं राजनीति का, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे कूटनीति के महत्व को स्थापित करते हैं। वैसे सर मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी तो नहीं हूँ, लेकिन राजनीति की बात की जाए यानी पॉलिटिक्स की बात की जाए और डेमोक्रेसी की बात न की जाए तो बात अधूरी रहती है। तो थोड़ा डेमोक्रेसी के बारे में बताइए और डेमोक्रेसी के फायदे नुकसान दोनों बताइए। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं सामान्य भाषा के रूप में लोगों के लिए लोगों का शासन, ये एक सैद्धांतिक बात हुई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये प्रैक्टिकलिटी में हम ये देखते हैं कि हम अभी इससे पहले हमने आपसे बताया कि हम कितने लोग घर से बाहर निकल के वोट कास्ट करते हैं। सही बात है। इम्पोर्टेंट ये है, मतलब लोकतांत्रिक संस्थाएं या पंचायत स्तर से लेके राष्ट्रपति तक चुनाव की बातें कर सकते हैं, लेकिन हमारा आपका राजनीतिक प्रतिभागिता कितनी रही इसके भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। दूसरा बात, आपने बताया कि लोकतंत्र में क्या कमियां हैं। तो मेरा ये आग्रह है इस मंच के माध्यम से कि लोकतंत्र सर्वोत्तम है, लेकिन हमें लोकतंत्र में और भीड़ तंत्र में अंतर करना आना चाहिए। भीड़ तंत्र क्या होता है, थोड़ा दर्शकों को समझाइए। भीड़ तंत्र ये होता है, जैसे कि आपने भीड़ शब्द किसको हम कहते हैं, भीड़ के विषय में कहा जाता है कि भीड़ कभी सही नहीं करती। तो इतना ही पर्याप्त है कि भीड़ सभी सही नहीं करती। भीड़ वही अच्छी है जिसमें चेतना हो, राष्ट्रहित की बातें हो और हमें अपना नेता राष्ट्रहित के सापेक्ष चुनने की बौद्धिक क्षमता हो, ना कि जात, धर्म या अन्य किसी प्रकार से। हाँ सर, आपने बताया कि आपके सबसे आदर्श विचारक हैं स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी के कोई ऐसे थॉट्स या कोई ऐसी कहानी हमें बताइए या कोई प्रेरणादायक घटना बताइए जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हो, या कोई उनका ऐसा विचार, कोई ऐसा कोट या कोई ऐसा उद्धरण हमें बताइए जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हो। सबसे मूल चिंतन हम सभी आप जानते हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया मैं वो बातें करूंगा जो आपके सभी प्रकार के दर्शक सुन और समझ सके। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी कम होंगे सुनने वाले, वो बातें बाद में बताऊंगा। हम सभी लोगों ने विवेकानंद जी विषय में सुन रखा है, विवेकानंद जी का प्रभाव और विवेकानंद जी पर प्रभाव, जैसा कि हम सभी जानते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का था, उनके शिष्य थे, ये आप भी जानते हैं। अब नरेंद्र का स्वामी विवेकानंद का सफर एक ही आकर्षित करता है। दूसरा, जो एक मौलिक और एक अच्छे व्यक्ति, एक शुद्ध आत्मा के व्यक्ति को अगर बात करें तो शिकागो सम्मेलन, वो घटना बहुत प्रभावित करती है। दूसरा, राष्ट्रवाद पे उनकी विचार, जैसा कि हम कह सकते हैं ना कि सौष्ठव राष्ट्रवाद, एक व्यक्ति से ही
राष्ट्र निर्माण होता है, और स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ राष्ट्र निर्माण हो सकता है। स्वस्थ शरीर से मत आशय, स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ राष्ट्र। सर, मैंने भी विवेकानंद जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स या पॉलिटिकल जो थॉट देने वाले जैसे मैकियावेली और बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा है। सबके क्रिटिक हैं, स्वामी विवेकानंद जी के क्रिटिक क्यों नहीं हैं? आप ये बताइए, क्योंकि ये कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के क्रिटिक ही नहीं हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, आलोचना किसकी होती है? जो सर्वसमावेशी ना हो, और जो सर्वसमावेशी है तो उसका विरोधी कौन होगा या उनके आलोचक कौन होंगे? जब आलोचना का कोई विषय ही ना हो तो आलोचना क्यों होगी? बिल्कुल, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया है, और मेरे मन में ये प्रश्न आता भी रहा है। मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन एंड पीजी दोनों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश से एमए किया। अब चलिए, आप मेरे सीनियर रहे हैं तो ये जान करके भी खुशी हुई। और सर, एक अंतिम अंतिम प्रश्न ये है कि कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे दर्शकों को दीजिए जिससे वो मतलब हायर एजुकेशन के मतलब उनका रुझान उस पर ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हाई स्कूल इंटर करने के बाद छोड़ देते हैं पढ़ाई और जॉब करने लगते हैं। कहीं ना कहीं वो कंडीशन परिवार की होती है। तो क्या ऐसी कोई विधि या आपके दिमाग में है जिससे कि लोग हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ सकें? बतौर शिक्षक सबसे पहले बताऊंगा कि क्या मैसेज है मेरा। हम ऐसे विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं जहाँ आसपास ग्रामीण आबादी है। तो हमारे पास ऐसे बहुत से विद्यार्थी आते हैं जो धनाभाव से भी गुजर रहे होते हैं या अन्य सामाजिक समस्याओं, पारिवारिक समस्याओं से भी। तो मेरा उनसे आग्रह है कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बनाइए। बहुत से आपको सफल व्यक्ति आपके ही बीच में दिखेंगे जिनके पास कहीं कुछ नहीं था। मैं तो ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो खाना भी नहीं मिलता था उनको, और ठंड भी बहुत मुश्किल से कटी है उनकी, मेरे सामने की बात है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार में, भारत सरकार में बहुत उच्च पदस्थ होकर भारत की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। आप धन का अभाव होना या अन्य सामाजिक परेशानियां, उसको सिर्फ चुनौती के रूप में लें और ये विश्वास रखें, अगर आपने चाहा तो उस समस्या का हल, उस समस्या का निदान आपकी सफलता में है। तो अपनी समस्याओं को आप अपने परिश्रम और अपनी योजना से बदल सकते हैं। यदि आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आप अपने जीवन का बदलाव कैसे ला सकते हैं? जब आपका लक्ष्य ही कई होंगे तो फिर आप तो भटकाव होगा ही। मैं तो यही कहना चाहूंगा, मेक द प्लान एंड हिट द टारगेट, विद्यार्थियों के लिए। दूसरा, आपने मैसेज मुझे कहा था समाज को देने के लिए। विद्यार्थियों के माध्यम से उनके परिवार और परिवार के माध्यम से समाज को मैं कहना चाहता हूं, आप सभी लोग महाकुंभ में अपना योगदान दें, पुण्य की डुबकी तो अवश्य लगाएं, लेकिन यह भी विमर्श करें कि भारत की एकता, अखंडता और संस्कृति कैसे अक्षुण्ण बनाए रह सकते हैं। दूसरा, आपके आसपास ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ने में अक्षम हैं, पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, उनकी एक मदद करें। भारत की साक्षरता दर के सापेक्ष सफलता दर चिंतनीय है। सफल बनाइए, सहयोग करिए और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं आप टाइम दे पाएंगे कि नहीं, और मैंने सोचा था 5 से 10 मिनट तक इंटरव्यू चलेगा, लेकिन इंटरव्यू मुझे लगता है 15 से 20 मिनट पहुंचने वाला है। और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक आग्रह और करना चाहता हूँ आपके बिल्कुल श्रोताओं से हाँ। कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस, वो उनके माता पिता से मेरा आग्रह है कि आप एक बार विश्वविद्यालय जरूर घूमें। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान विभाग जरूर आए।
बतौर शिक्षक विभाग का मैं कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में आपके बहुत स्कोप है आपकी सफलता के। दूसरा, राजनीतिक समझ के माध्यम से समाज में सेवा करने के। बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग जितने भी श्रोता हों जो विश्वविद्यालय में कभी प्रवेश नहीं किए हैं, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग जरूर पधारें और विश्वविद्यालय को देखें, समझें और यहाँ पर अपने शुभचिंतकों, शुभेच्छुओं या अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और विश्वविद्यालय की गरिमा में अपना योगदान दें। धन्यवाद।